नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। वक्त उत्तराखंड की खबरों का हो गया है। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। सबसे पहले बात करते हैं गुलदारों से जुड़ी खबर की। उत्तराखंड में है 839 गुलदार होने का अंदाजा। देश में गुलदार की जनसंख्या पर यह रिपोर्ट जारी हुई, जिसमें खुलासा हुआ कि उत्तराखंड के अंदर गुलदारों की संख्या 839 हो सकती है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह रिपोर्ट जारी की है। शिवालिक हिल्स और गंगा प्लेन में हुई गुलदारों की ट्रेसिंग और जिसमें यह जानकारी मिली है। ये बड़ी खबर गुलदारों से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। हमारे साथ हमारे उत्तराखंड के संपादक अनुपम त्रिवेदी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनुपम जी, गुलदारों की संख्या उत्तराखंड के अंदर 839 हो सकती है। इस रिपोर्ट के जरिए बड़ा खुलासा। देखिए, ये जो रिपोर्ट तैयार की है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, देहरादून की एक जानी मानी संस्था है, उसने तैयार की है। 2018 का इन्होंने इसका एस्टिमेशन लिया है, जिस साल बाघ यानी टाइगर की काउंटिंग हुई थी देश भर में, और जिन जिन राज्यों में वो काउंटिंग की गई उन्हीं राज्यों में और उन्हीं एरियाज में लेपर्ड यानी गुलदारों की भी काउंटिंग की गई। देखिए, गुलदार क्यों इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मामले आते हैं गुलदार और अटैक्स को लेकर, गुलदारों या आदमियों के संघर्ष को लेकर, इसलिए हमेशा खबरों में बने रहते हैं। इसी साल अभी तक 25 से ज्यादा मौत हो चुकी है जब गुलदार और आदमियों का संघर्ष हुआ है। तो इसलिए गुलदारों की संख्या पर हमेशा नजर रहती है। और जो यहाँ पर शिकारी हैं और जो यहाँ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हैं, उनका अंदाजा है कि 10,000 से ज्यादा पूरे राज्य में संख्या हो सकती है। अब जब वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है, ये सिर्फ 839 के आसपास इसका एस्टिमेशन मान के चल रही है कि करीबन 840 हम मान सकती है रफली। इतने गुलदार हैं प्रदेश में। जाहिर है कि इस पे आके कुछ बहस की संभावना हो सकती है। क्या सिर्फ इतने ही गुलदार हैं या इससे संख्या बहुत ज्यादा है? जी अपर्णा। जी, बहुत शुक्रिया अनुपम जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए, विस्तार से इस खबर को समझाने के लिए। किस तरह से गुलदारों की संख्या जो 839 कही जा रही है, 840 भी हो सकती है, लेकिन एक नई बहस भी इससे शुरू हो सकती है कि प्रदेश में जो गुलदारों की संख्या को लेकर ये रिपोर्ट आई है, वो केंद्र की तरफ से इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। जो प्रदेश की रिपोर्ट है वो उससे क्या कहती है। और अब बात करते हैं विधानसभा सत्र की। आज से 3 दिन के विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई है। पहले दिन दिवंगत विधायक और पूर्व विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद अनुपूरक बजट को हाउस में टेबल किया गया। कल बजट को पारित किया जाएगा। उत्तराखंड में सोमवार से 3 दिन का विधानसभा सत्र शुरू हो गया। वंदे मातरम के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्चुअल माध्यम से सत्र से जुड़े। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दिवंगत विधायक सुरेंद्र सिंह जीना और 4 पूर्व विधायकों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद संसदीय मंत्री के दायित्व में मदन कौशिक ने श्रद्धांजलि दी। इसके बाद संसदीय मंत्री के दायित्व में मदन कौशिक के श्रद्धांजलि देते ही सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा के कर्मचारियों समेत कई विधायकों ने योग किया। पतंजलि योगपीठ की ओर से योगाचार्य द्वारा ये योग शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद रहे। कहा जाता है कि करो योग रहो निरोग। उस बात को लेकर मैंने यहाँ पे पिछले 21 जून 2018 को एक कहा था कि हम आगे हम 21 तारीख को क्यों ना योग करें। तो मुझे खुशी है आज उस बात का 31वां ये कार्यक्रम था और आज ये संपन्न हुआ। आचार्य बालकृष्ण जी आए, मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ। वहीं लंच के बाद हाउस में 4063 करोड़ 78 लाख का अनुपूरक बजट टेबल किया गया और मंगलवार को ही विपक्ष किसानों की समस्या से लेकर बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास करेगा। साथ ही विपक्ष की कोशिश होगी कि वो हाउस की टाइमिंग बढ़ाने में सफल हो जाए। किसान आंदोलन है, उसको लेकर मामला सदन में आएगा। भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा विषय इस सदन में आने की संभावना है। उसके अलावा बेरोजगारी के कई मुद्दे हैं। मंगलवार को 5 विधेयक भी सदन में टेबल किए जाएंगे तो अनुपूरक बजट भी पारित होगा। मंगलवार को ही कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग होगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। विधानसभा सत्र के पहले दिन 4063 करोड़ 79 लाख का अनुपूरक बजट टेबल किया गया। इसमें राजस्व मद में करीब 2071 करोड़ और पूंजीगत मद के लिए 1992 करोड़ की मांग की व्यवस्था की गई। बजट में कुंभ मेला के लिए भी 200 करोड़ की व्यवस्था की गई है। वेतन मद में 135 करोड़, केंद्र पोषित योजनाओं के लिए 2293 करोड़ के बजट का इंतजाम किया गया है। तो वहीं अगर बात की जाए आपदा राहत निधि की, तो इसके तहत 641 करोड़ दिए गए हैं। समग्र शिक्षा मद में 134 करोड़ का इंतजाम है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लिए 122 करोड़ की व्यवस्था की गई है। तो कुंभ मेला के लिए 200 करोड़ की व्यवस्था इस अनुपूरक बजट के तहत की गई है। नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 40 करोड़, तो सड़क और पुलों की मरम्मत के लिए 220 करोड़ का फंड यहां पर उसका व्यवस्था की गई है। निर्भया फंड के लिए 1 करोड़ 58 लाख का इंतजाम किया गया है।
कर्मचारी बीमा योजना के लिए 188 करोड़ की व्यवस्था इस बजट में की गई है। रोजगार की मांग को लेकर सोमवार को यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता विपक्ष इंदिरा हृदय समेत कई नेता मौजूद रहे। विधानसभा के निकले कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने रिस्पना पुल से पहले ही रोक दिया, जहां प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि ये साल 2022 चुनाव से पहले विरोध की शुरुआत है और जनता के मुद्दों और मांगों को लेकर कांग्रेस इसी तरह सड़क पर प्रदर्शन करेगी। तभी थमेगा जब 2022 में हम भाजपा की सरकार को खाड़ फेंकेंगे और देहरादून का संदेश पूरे देश के अंदर गूंजेगा और पूरे देश के अंदर भी निकम्मी, रोजगार विरोधी, नौजवान विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। 2021 में भी हमें इसी तरीके के प्रदर्शन देखने को मिलेंगे कांग्रेस के। आपको इससे ज्यादा, ये तो सैलाब का शुरुआती चरण है, आगे देखिए। कि सत्ता में बैठे हुए लोगों को ना तो नौजवान साथियों से कोई सरोकार है, ना किसान से कोई सरोकार है, महंगाई अपने चरम पर है, तमाम जो फेरिस्त है बहुत लंबी चौड़ी है, इसलिए संघर्ष हुआ है और ये संघर्ष लगातार जारी रहेगा जब तक 2022 में उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस का परचम नहीं लहरा जाता। कांग्रेस द्वारा बेरोजगारी के मुद्दे पर किए गए प्रोटेस्ट को लेकर शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि कांग्रेस जब सदन में इस मुद्दे को उठाएगी तो उसका जवाब दिया जाएगा। उनकी 10 साल की सरकार में उन्होंने कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया, हमारी सरकार रोजगार देने के मामले में उनसे कहीं आगे है। बेरोजगारी के लिए निश्चित रूप से वो एक आध दिन सदन में लाने वाले हैं। जब लाएंगे उसका जवाब दूंगा कि उनके जमाने में 10 साल की सरकार में क्या रोजगार दिए, हमने क्या दिए। आज हम रोजगार की दृष्टि से उनसे बहुत आगे खड़े हैं। उनको ये अधिकार भी नहीं बनता कि इस पर वो चर्चा करें। देहरादून से अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीनियर कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा के निधन पर यहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शोक जताया है। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस के दफ्तर में यहां शोक जताया। कांग्रेस संगठन की आज होने वाली बैठकों को स्थगित कर दिया गया। मोतीलाल वोरा के निधन पर 3 दिन का शोक भी यहां घोषित किया गया। शोक सभा के बाद कांग्रेस की बैठक स्थगित कर दी गई। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के दौरे पर मीटिंग होनी थी, तमाम बैठकें स्थगित कर दी गई। किसान कानून पर किए गए सर्वे पर उत्तराखंड के नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई है। उत्तराखंड के 2 मैदानी जिलों हरिद्वार और उधम सिंह नगर में किसान बड़ी संख्या में हैं। उधम सिंह नगर की जसपुर सीट से कांग्रेस के विधायक आदेश चौहान का कहना है किसानों पर कानून थोपे जा रहे हैं, जिसका विरोध हो रहा है। आदेश चौहान ने कहा कि आम लोगों को पता ही नहीं कि किसान कानून है क्या और असल परेशानी किसानों की है। तो वहीं कृषि कानून को लेकर किए गए सर्वे के तहत रुद्रपुर से बीजेपी के विधायक राजकुमार ठुकराल का कहना है कि लोकतंत्र की लड़ाई हार चुका विपक्ष अब किसानों को गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों में किए गए तीनों संशोधन किसान हित में हैं। वजह क्या है? असीमित भंडारण खोलना। आप ये लगाइए, जिस पर सरकार का होल्ड होता था, पहले क्या कालाबाजारी होती थी तो सरकार छापे लगा देती। अब जब आज कालाबाजारी होगी तो सरकार छापे लगा ही नहीं सकती, क्योंकि असीमित भंडारण है। और असीमित भंडारण कौन करेगा? जिस पर पैसा होगा। तो पैसे वालों की चीज, जो किसान की चीज है, किसान की उपज के दाम ही नहीं मिल पाएंगे। अगर किसी किसान भाई को प्रॉब्लम है तो आदरणीय मोदी जी के पास वार्ता के द्वार खुले हुए हैं, आप ऑफर तो दीजिए। मोदी जी तो हमेशा किसानों को गले लगाने को तैयार है, लेकिन वो लोग जो लोकतंत्र की लड़ाई मोदी जी से हार चुके हैं, जो वोटों की राजनीति में हार चुके हैं, वो लोग किसानों को हथियार बनाकर उनको दिशा भ्रमित करके इस हिंदुस्तान के अंदर अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। किसान भोले भाले हैं, किसान इस देश की उन्नति चाहते, हमारे अन्नदाता हैं। उन किसानों को सोचना चाहिए कि उनका भला किस में है, बुरा किस में है। तीनों बिलों की स्टडी कर ले मेरे किसान भाई। तीनों कृषि बिल वास्तव में इस देश को आगे बढ़ाने वाले हैं, किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने वाले हैं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा लाए जा रहे अम्ब्रेला एक्ट को राजभवन ने भले ही 4 दिन पहले यानी 18 दिसंबर को 8 बिंदुओं के साथ पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दिया हो, लेकिन राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री का दावा है कि राज्यपाल का यह संदेश उन तक अभी तक नहीं पहुंचा है। उच्च शिक्षा मंत्री का कहना है कि यदि ऐसा है तो अम्ब्रेला एक्ट पर पुनर्विचार कर इसे सदन से पारित करा फिर राजभवन भेजा जाएगा। अम्ब्रेला एक्ट में जो राजभवन ने कुछ क्वेरी मांगी हैं वो अभी हम तक मिली नहीं है। जैसे मिलेंगे तो हमारा विभाग निश्चित रूप से उसकी क्वेरी का जवाब देगा और फिर अम्ब्रेला एक्ट को पास किया जाएगा। और अब बात
कोरोना अपडेट की तो प्रदेश में कोरोना के 448 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से 13 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में 5,500 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। देहरादून में 157, तो वहीं नैनीताल में 113 नए कोरोना के मामले सामने आए। उधम सिंह नगर से खबर है, जहां रुद्रपुर की एक कॉलोनी में पुलिस की मौजूदगी के बीच अचानक ढोल बजने लगा। ढोल की आवाज सुनकर वहां लोग जमा हो गए। दरअसल पुलिस अपहरण के आरोपी की तलाश में उसके घर पहुंची थी, जो पिछले 4 महीनों से फरार चल रहा है। हालांकि ढोल की आवाज के बीच भी आरोपी पुलिस को नहीं मिल पाया। आखिरकार पुलिस को आरोपी के घर नोटिस चस्पा कर वापस लौटना पड़ा। के खिलाफ थाना आजे पे अपहरण का मुकदमा था, जिसमें काफी दिनों से फरार चल रहा था। अभी तो वो माननीय न्यायालय के आदेश में बयान की उद्घोषणा ली गई थी। आज उसकी मुनादी करवाई गई है। हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की 25 दिसंबर को बैठक होगी, जिसमें कुंभ मेला 2021 के स्वरूप को लेकर चर्चा होगी। संतों का कहना है कि यूपी सरकार ने माघ मेले के लिए पूरी तैयारी की है और अब हालात काफी सुधर गए हैं, इसलिए राज्य सरकार को मेले के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए ताकि मेला भव्य और दिव्य हो। वहीं मंगलवार को अखाड़ा परिषद मेला अधिकारी के साथ पेशवाई मार्ग, कैंप और सभी अखाड़ों का निरीक्षण करेंगे। जो प्राचीन परंपरा हमारी है और वो प्राचीन परंपराओं के हिसाब से सभी जगह व्यवस्थाएं जो हैं, जो स्थिति पहले थी वो आज नहीं है। स्थितियों में काफी अंतर पड़ चुका है और प्रयागराज में माघ मेला में मुख्यमंत्री जी ने पूरा झूलों को भी ऑर्डर दिया है, सारा टेंट लगाए जा रहे हैं, जोर शोर से माघ मेला प्रयागराज मेला हो रहा है। कल 12 बजे मेलाधिकारी और मेला विभाग के संबंधित सभी जो जिले के अधिकारी हैं उनके साथ सभी अखाड़ों में भ्रमण करके उनकी पेशवाई मार्ग, उनके छावनी का अवलोकन करेंगे। इसके बाद फिर मेला क्षेत्र में जाएंगे। उत्तरकाशी से खबर है, जहां जिला प्रशासन ने पौराणिक माघ मेला नहीं कराने का फैसला लिया है। कोविड को देखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया है। हालांकि मकर संक्रांति के दिन स्नान करने की छूट होगी। उत्तराखंड में डिबेट की राजनीति शुरू हो गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के डिबेट के चैलेंज को मदन कौशिक ने स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद मनीष सिसोदिया ने कहा है कि जब मदन कौशिक चाहेंगे मैं उत्तराखंड आने को तैयार हूं। तो वहीं मदन कौशिक ने भी इसका जवाब दिया है। मदन कौशिक जी जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार में सीनियर मिनिस्टर हैं और 4 बार से हरिद्वार के विधायक भी रह चुके हैं, उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया है। उन्होंने ऑफर किया है मुझसे बातचीत करने के लिए कि वो अपनी सरकार के काम पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। मैं उनके इस ऑफर को स्वीकार करता हूं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जगह और समय बता दीजिए कब चर्चा करना चाहेंगे। मनीष सिसोदिया मेरे अच्छे मित्र भी हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो जहां भी दिल्ली कहें हम दिल्ली में भी आ जाएंगे, वो जहां कहें वहां करेंगे। हमारी सरकार की उन्होंने 5 के, हम तो 100 से ज़्यादा हमारी बड़ी योजनाएं हैं जो हम उनको बताएंगे। और शायद हो सकता है कि वो मैं व्यक्तिगत भी अगर वो मेरे से पूछना चाहें तो मैं व्यक्तिगत बताऊंगा। हो सकता है कि वो चूंकि यहाँ आए हैं उनको वही बताया गया होगा जो यहाँ के कार्यकर्ताओं ने बताया होगा। हो सकता है कि उनको बताने में भूल हो गई हो, लेकिन मैं उनको व्यक्तिगत भी कोशिश करूँगा, बाई डाक से और अन्य माध्यमों से उनको भिजवाऊंगा। जो हमारी 100-125 बड़ी योजनाएं हैं सारी की सूची उनको भिजवाऊंगा और वो देखेंगे, वो खुद ही अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ योजनाएं आई हैं। उत्तराखंड की कुछ और खबरों पर डालेंगे नजर एक छोटे से ब्रेक के बाद।